ओके, गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग गॉसेस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर को आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या होता है गॉस लॉ और क्या चीज देता है गॉस लॉ वो देखेंगे। उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इस वाले लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ देखेंगे। ठीक है, ओके, तो पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है गॉस लॉ का। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो कोई भी चीज मैंने इधर इतना बड़ा एक सेंटेंस में लिखा है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है वो एक फिगर ड्रॉ करता हूं पहले मैं, उसके बाद इसको समझ में आपको इजी होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये मेरा कोई एक क्लोज्ड सरफेस कुछ इस तरह का एक मेरा क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और उस सरफेस का जो नेट चार्ज होता है इनसाइड दिस सरफेस, लेट मान लीजिए वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उसी सरफेस के अंदर है। ठीक है, तब गॉस लॉ क्या बोलता है ना कि इस सरफेस में जो नेट फ्लक्स होगा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं लेक्चर बनाया हूं, आप लोग प्लीज वो वाला लेक्चर विजिट कर लीजिए इसको देखने से पहले। ठीक है, तब जो नेट फ्लक्स होता है इस सरफेस के करेस्पॉन्डिंग, उसका वैल्यू क्या होता है, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस E dot ds is equal to q enclosed over epsilon naught। और E stands for क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दो चार्जेस, और कहां होता है उसी सरफेस के ऊपर। ठीक है, और वो जो ds होता है ना, ये ds क्या होता है, उस सरफेस का सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको सरफेस एरिया वेक्टर भी बोल लेते हैं हम लोग। तो उसका कुछ वैल्यू ये होता है, क्या होता है, q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी चीज को मैं इधर लिखा हूं कि द फ्लक्स दैट मींस दिस थिंग, ओके, ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोट थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये मेरा एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्जेस है, उस चार्जेस की वजह से इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा इसी क्लोज्ड सरफेस, मतलब कोई स्फीयर जैसा चीज है। इधर तो मैं स्फीयर आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए फुटबॉल की जैसा चीज है। ठीक है, मान लीजिए फुटबॉल के अंदर कुछ चार्जेस है। ठीक है, और उसी चार्जेस की वजह से फुटबॉल की सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस सरफेस में कुछ नेट फ्लक्स आएगा, और उसी नेट फ्लक्स को हम लोग इतना डिफिकल्टी करके कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको हम लोग चुटकी वजह से बस चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और उसको कौन बताया, गॉसेस लॉ बताया, कुछ ऐसा बता दिया कि Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम पता कर लिए कि फुटबॉल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, तब हम लोग पता कर लेंगे क्या, नेट फ्लक्स ओवर सरफेस ऑफ फुटबॉल कितना आएगा। फुटबॉल में बोल रहा हूं, वो फुटबॉल नहीं है, वो क्लोज सरफेस है, आपको बस एक इमेजिनेशन देने के लिए मैं फुटबॉल इधर प्रोनाउंसिएशन कर दिया। ठीक है,
तो क्लोज सरफेस में कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स आएगा उसके सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग कैसे पता कर लेते हैं? नेट चार्ज उस सरफेस को अंदर, मतलब उस सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज किया है उसका वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। उसकी बदौलत हम लोग नेट फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस निकाल लेंगे। ठीक है, उस किसकी मदद से? गॉस लॉ के। ठीक है, और फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाता है? क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी ये क्या है? क्यू एनक्लोज क्या होता है कि सरफेस के अंदर नेट कितने चार्ज एनक्लोज होते हैं। मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, एक सरफेस है, इसके अंदर क्लोज सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए मेरा स्फीयर है, इसके अंदर इधर है Q1 चार्ज, इधर है Q2 चार्ज, इधर है Q3 चार्ज, तो Q एनक्लोज्ड क्या बन जाएगा ना? चार्जेस क्या होता है? अलजेब्रिक क्वांटिटी मींस स्केलर क्वांटिटी। तो उनका नेट निकालने के लिए क्या होता है? हमको एल्जेब्रिकली उनको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। ठीक है, तब Q एनक्लोज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, तब कोई अगर आपको पूछे तो इस क्लोज सरफेस में, मतलब स्फीयर में नेट फ्लक्स कितना आएगा, तो आप लोग फाई इक्वल टू क्या बोल दोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओवर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बदौलत आपने पता कर लिया? गॉस लॉ के बदौलत। ठीक है, अच्छा अभी एक बात आपको बोलूं, क्या यही निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं? जी नहीं, गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि हम लोग कोई भी एक सिस्टम दे दो जिसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री होना चाहिए, अगर उस सिस्टम की वजह से हाँ कोई भी पॉइंट में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है तो हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो रिलेशन आता है कुछ ऐसा होता है। क्या आता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो ये वाला इक्वेशन को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। हम तो चार्ज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर चार्ज ये वाला पोर्शन अपने को पता है, बस हमको क्या करना है? इसको सिंपलीफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है कंपैरिजन टू पहले हम जो पढ़े थे। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन का मेथड बहुत हेक्टिक होता है, नहीं बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इधर वो वाला अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है ना, और उसको हम लोग गॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कोई भी एक सिमेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, हाँ सिस्टम मस्ट बी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उधर गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट में देखेंगे अभी कैसे हम लोग प्रूव करेंगे गॉस लॉ। ओके, अभी देखेंगे हम प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ का प्रूफ कैसे हो सकता है वो आज हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे होंगे, अगर पढ़ा नहीं तो मेरा लेक्चर है, ठीक है आप चेक कर लीजिए। और गॉस लॉ से पहले ही कूलम्ब्स लॉ आया था। ठीक है, तो हम लोग गॉस लॉ को कूलम्ब लॉ को यूज करके गॉस लॉ हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो कैसा होता है, क्यों क्या होता है वो इधर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि क्लोज्ड सरफेस हो गया। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला है क्लोज्ड सरफेस हो गया। उस सरफेस का सेंटर मान लीजिए मेरा स्फीयर, स्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है ना। ठीक है, और उस ये मान लीजिए आप मेरा एक स्फीयर है। ठीक है, और उसके सेंटर में उसको और नाम दे दिया मैं, एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्या है? Q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा है किधर? उसके सेंटर में। किसका? स्फीयर, जो एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, अब इसी चार्ज की वजह से इस पॉइंट P में एक मैं इधर मान लो इधर एक क्या है मेरा पॉइंट P है, और उसी पॉइंट में एक छोटा सा एक सरफेस मैंने ले लिया और उसका नाम क्या दे दिया मैंने? डेल्टा S नाम दे दिया। ठीक है, और इसी पॉइंट में जो P पॉइंट में वो इसी चार्ज जो सेंटर में है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा। ये मेरा O हो गया, ये मेरा P हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगता है?
रेडियली लगता है तो उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ओपी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या है कि सरफेस है पी पॉइंट में, छोटा सा सरफेस है, मान लीजिए ये कोई भी एक क्लोज सरफेस हो, अगर स्फीयर हो जाएगा तो ये वाला अलोंग दिस ओपी आएगा, अगर स्फीयर नहीं है तो अलग आएगा। तो मान लीजिए कोई भी एक क्लोज सरफेस हो, उसकी वजह से जो भी एक आएगा ना इस सरफेस को, जो नॉर्मल आएगा वही उसका डायरेक्शन होगा, उसको मैं नाम दे दिया एन कैप, और वो कुछ ई वेक्टर से कुछ अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर स्फीयर हो जाएगा तो वो अल्फा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी सरफेस का जो वैल्यू है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के अक्रॉस ही आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उधर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उनके बीच में कुछ एंगल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं मान लिया कि अगर कुछ सरफेस है उसके लिए जो एंगल आया उन दोनों के बीच में, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज वो एट पॉइंट पी, कुछ ई वेक्टर, उनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा आया है। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है पता चल गया। अब हम देखेंगे कूलम्ब लॉ किधर यूज हो रहा है। पहले तो कूलम्ब लॉ यूज करके हम उसको डायरेक्शन पता कर लिया। अभी कूलम्ब लॉ भी पता है आपको, कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है, इसके बीच चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r है, तो कूलम्ब लॉ कुछ ये है, E वेक्टर इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर q क्या होता है उस चार्ज का वैल्यू होता है। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो गया q, इधर q डाला है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो r होता है उनके बीच में डिस्टेंस, तो इसके बीच में डिस्टेंस में क्या लिया है r, तो ये क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही है अपना क्या है कूलम्ब लॉ। ठीक है, अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया तो ये सारे भी समझ में आ जाएंगे, बस आप लोग पिछले वाला लेक्चर थोड़ा फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी मैं लिख दिया अलोंग ओपी, अलोंग ओपी रेडियली लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ कूलम्ब लॉ, आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की ओर। गॉस लॉ से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है ना, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, उसके लिए जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और q एनक्लोज्ड क्या होता है, उसी क्लोज सरफेस में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज होके रहेगा उसी का वैल्यू होता है क्या q एनक्लोज। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, उसके अंदर में नेट चार्ज कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेट कर लिया तो उस सरफेस का फ्लक्स कुछ ये होगा कि q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डाल के चलेंगे और उसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू निकलेगा वो गॉस लॉ का जो q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन का वैल्यू है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं डेल्टा फाई क्या है स्मॉल फ्लक्स है, किसके वजह से इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस स्मॉल सरफेस के ऊपर डेल्टा एस, इसी पॉइंट P में जो स्मॉल सरफेस है उसके ऊपर इस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बन रहा है इसी सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स मिल रहा है उसको मैं डेल्टा फाई नाम दे दिया। ठीक है, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। अगेन ये चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्लास में मैं अच्छे से समझाया हूं क्यों ये वाला टर्म डेल्टा फाई ये वाला टर्म क्यों होता है। तो अगर आप लोग को ये वाला समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आया तो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना E वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो गया। ठीक है, और दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है उनका वैल्यू कुछ ये आता है E ds cos अल्फा, और अल्फा क्या होता है उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। तो इधर में कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया है तो उनके बीच में जो एंगल आया था डेल्टा s और E के बीच में जो एंगल आया था वो क्या आया था अल्फा आया था, इसलिए इधर क्या डाला है मैंने cos अल्फा डाला है। तो E का वैल्यू इससे हम लोग पता कर लिया q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो इसी को इधर पुट कर लिया, इधर r स्क्वायर को इधर लिख लिया हूं और डेल्टा s cos अल्फा को वैसे ही लिख दिया। तो ये मेरा आ गया E डेल्टा s cos अल्फा। अभी देखिए पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 7 में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया था, वो क्या था सॉलिड एंगल।
ठीक है। और सॉलिड एंगल में उधर हम लोग क्या दिखे थे कि डेल्टा ओमेगा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, और उसका वैल्यू कुछ ये होता है कि डेल्टा एस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो डेल्टा एस होता है, कोई भी एक सरफेस होगा और क्लोज कर्व होगा, एंड अल्फा जो होगा जो एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द जो सरफेस, उनके बीच में एंगल होता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेसिकली जिस पॉइंट से हम लोग निकाल रहे हैं उससे उस सरफेस तक दूरी ही आर होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, सॉलिड एंगल था, ठीक है। तो इधर जो डेल्टा एस कोस अल्फा ओवर आर स्क्वायर है ना, इसकी जगह में मैं अपना क्या लिख दिया, सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। यही चीज है, इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके जो एंगल इधर बनेगा वही क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा बिकॉज ऑफ दिस सरफेस। तो छोटा वाला सॉलिड एंगल क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा हो गया। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का तरीका कुछ ऐसा पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेट, वो क्या हो जाएगा, सम होगा इन सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये डेल्टा एस हो गया, फिर एक छोटा आ गया इधर, फिर एक डेल्टा एस, फिर एक छोटा आ गया इधर, फिर ऐसे करके होल सरफेस में, कोई भी क्लोज सरफेस का टोटल सरफेस में डेल्टा एस ऐड करके हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मतलब डेल्टा एस के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा फाई, फिर इस डेल्टा एस के करस्पॉन्डिंग दूसरा डेल्टा फाई, तो ऐसे करके नेट जो फाई आएगा वो समेशन होगा किसका, सब डेल्टा फाई का। तो वही मैंने इधर लिखा है, नेट जो फाई है वो समेशन होगा किसका, डेल्टा फाई का, ओके। तब ये समेशन चिन्ह सिंबल जो है ये इधर मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जो डेल्टा फाई है उसका वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं, इसको मैं इधर पुट कर लिया, ठीक है। तो Q ओवर 4 पाई एंड ये क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा हो गया, ठीक है। और Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ये सारे तो कांस्टेंट चीज है, तो इसको मैं निकाल लेता हूं बाहर। अब समेशन किसके ऊपर आएगा, डेल्टा ओमेगा के ऊपर आएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो सॉलिड एंगल वाला क्लास था उसमें हम बताए थे कि डेल्टा ओमेगा जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो वैल्यू होता है, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, आप स्फीयर के केस में जाओ, मैं स्फीयर के केस में जाके आपको वो वाला पोर्शन समझाया था, उसके बदले तो आप कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, जो डेल्टा ओमेगा का जो वैल्यू आएगा ना किसी भी क्लोज सरफेस का, उसका वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई आएगा। तो इस समेशन ओवर 4 ओमेगा मतलब होल सरफेस में, होल सरफेस मतलब इधर एक क्या लिया है मैंने, क्लोज सरफेस और स्फीयर ले लिया है, उसके लिए जो इस सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई ही बन जाएगा। तो इधर क्या डालेंगे हम लोग, 4 पाई ही डालेंगे, किसकी जगह में, समेशन ओवर डेल्टा ओमेगा की जगह में, ठीक है। तो ये वाला 4 पाई, ये वाला 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक काम देखिए इधर, ये मेरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कौन सा था, Q चार्ज, एक ही चार्ज था ना, Q चार्ज था ना। तो इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना था, Q था, ठीक है। और मैंने जो फ्लक्स निकाला है उसका वैल्यू क्या है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है। और गॉस लॉ हमको क्या बताता है, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, वो गॉस लॉ बताता है। और हम लोग इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके अंतिम तक इधर पहुंचे कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यही प्रूफ हो गया ना गॉस लॉ का, क्योंकि गॉस लॉ यही तो बताता है अपने को कि Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज्ड इधर क्या है, Q है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि हम लोग इधर कूलम्ब्स लॉ का ही कांसेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो ओके, मैं समझता हूं ये वाला क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको हेल्दी एडवाइस देता हूं कि आप लोग प्लीज पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए, जिसके बदौलत आप लोग ये वाला लेक्चर का मजा अच्छे से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।